हाँ तो भाई लास्ट 2 लेक्चर्स में हम लोगों ने कवर किया एक्सरसाइज 5.1 के फर्स्ट 22 क्वेश्चंस को। इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं जो बचे हुए 12 क्वेश्चंस थे। तो उसमें सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं। यहाँ पर पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी देखना है और हमारा फंक्शन दिया हुआ है sin x by x when x is smaller than 0 and x plus 1 when x is greater than or equal to 0। ठीक है, तो लेट दिस फंक्शन बी डिफाइंड फॉर एवरी पॉइंट ऑन नंबर लाइन। तो सबसे पहले हम कोई पॉइंट मानेंगे जहां पर हम इसकी डिसकंटिन्यूटी को चेक करना है हमको। जनरली हमको x इज इक्वल टू 0 पे ही डिसकंटिन्यूटी अगर मिली देखने को तो कहां पर मिलेगी, x इज इक्वल टू 0 पर मिलेगी, क्योंकि x इज इक्वल टू 0 पर लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट दोनों चेंज हो रही है। तो अगर हम C पे माने कि लेट C बी अ पॉइंट ऑन नंबर लाइन, तो उसके 3 केस बना के जैसे चेक कर रहे थे वैसे ही अगर चेक करें तो सबसे पहला हम एक केस बनाते हैं व्हेन C इज स्मॉलर देन 0 का, दूसरा हम बनाते हैं व्हेन C इज ग्रेटर देन 0 का, और तीसरा हम बनाते हैं व्हेन C इज इक्वल टू 0 का। और इन तीनों पॉइंट्स पर हम इसकी डिसकंटिन्यूटी देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं इस पे व्हेन C इज स्मॉलर देन 0। तो जाहिर सी बात है अगर मेरी वैल्यू 0 से छोटी है तो मेरा फंक्शन क्या है, sin x by x है, यानी मेरा जो फंक्शन है वो है sin x अपॉन x। अब हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में ये बात कवर करी थी कि अगर दो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हैं तो उनका एडिशन, उनका सब्ट्रैक्शन, उनका मल्टीप्लिकेशन और उनमें डिवीजन वो भी क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा, बशर्ते कि उसका जो डिनोमिनेटर होना चाहिए वो 0 नहीं होना चाहिए। तो इस केस में हम लोग 0 से छोटे की बात कर रहे हैं, यानी 0 तो नहीं है। sin x अपने आप में एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है क्योंकि sin x इज अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x, और x तुम्हारा पॉलिनोमियल है, एंड पॉलिनोमियल फंक्शन इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस। तो ये भी कॉन्टिन्यूअस है, ये भी कॉन्टिन्यूअस है, और x 0 के बराबर नहीं है, तो इसलिए हम यहां पर क्या कह देंगे कि ये फंक्शन हमारा क्या हो गया, कॉन्टिन्यूअस हो गया। आपको लिखना है तो आप क्या लिख दोगे कि sin x is continuous for every value of x because x is a polynomial function, it is also continuous, so by algebra of continuity sin x by x is a continuous function। क्लियर है। when c is greater than 0, अब अगर मेरी वैल्यू 0 से बड़ी हो जा रही है तो मेरा फंक्शन क्या है, x plus 1 है, तो मैं यहां पे लिख दूंगा f(x) is equal to x plus 1। अब यहां पर देखो ये पॉलिनोमियल फंक्शन है तो मैं फिर कह दूंगा बिकॉज इट्स अ पॉलिनोमियल फंक्शन हेंस इट इज कॉन्टिन्यूअस। यहां पे तो ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है नहीं। अब आ जाते हैं c इज इक्वल टू 0 पर। तो c इज इक्वल टू 0 पर देखो, जब c 0 से मेरा छोटा होगा यानी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो ये लगेगा, राइट लगाएंगे तो ये लगेगा, तो यहां पर दोनों लिमिट निकालनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट यानी 0 पर, तो ये fx, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0, और fx तुम्हारा क्या है, ये sin x बाई x। अब अगर तुम लोगों ने 11th में पढ़ा और तुमको याद हो कि जब लिमिट h टेंस टू 0 होता था और sin h बाई h होता था तो इक्वल टू सीधे सीधे कितना आंसर आता था, 1 आता है। तो ये सीधा सीधा एक फॉर्मूला है या कह लो एक थ्योरम है, यहां से इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। अगर आप 11th क्लास की बुक पलटोगे तो डायरेक्टली आपको वहीं पे मिल जाएगा। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं लिमिट x टेंस टू 0, यहां पर हम लोग राइट हैंड लिमिट निकालेंगे fx। अब जब x की वैल्यू 0 से बड़ी हो जाएगी तो फंक्शन मेरा क्या हो जाएगा, x प्लस 1, लिमिट x टेंस टू 0, और ये हो गया x प्लस 1। यहां पर जब हम लोग लिमिट लगा देंगे तो 0 प्लस 1 फिर से कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यहां पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट हम देख सकते हैं दोनों बराबर हो गई है। तो हम इस फंक्शन की वैल्यू कहां पर देखेंगे, 0 पर देख लेंगे। और फंक्शन अगर 0 के बराबर वैल्यू है तो फंक्शन क्या दे रहा है, x प्लस 1 दे रहा है, यानी 0 प्लस 1 कितना आ जाएगा, यानी 1 आ जाएगा। तो हम यहां पर कह सकते हैं बिकॉज लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f एट 0, तो ये फंक्शन यहां पर भी क्या हो गया, कॉन्टिन्यूअस हो गया। तो हम कह सकते हैं दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस फॉर एवरी पॉइंट ऑन नंबर लाइन। क्लियर है ये बात। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। क्वेश्चन नंबर 24 ये कह रहा है दैट डिटरमाइन इफ f डिफाइंड बाय fx इज इक्वल टू x स्क्वायर sin 1 बाई x इफ x इज नॉट इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 0 पर 0 है। नॉट इक्वल टू 0 का मतलब ये है कि 0 के राइट में भी ये क्या है फंक्शन, x स्क्वायर sin 1 बाई x है, और 0 के लेफ्ट में भी क्या है, sin स्क्वायर 1 बाई x है। यानी अगर हम कोई पॉइंट C लेते हैं तो ग्रेटर देन 0 पर भी यही फंक्शन होगा
और स्मॉलर देन 0 पर भी सेम फंक्शन होगा। बात समझ में आ रही है? तो लेट सी बी अ पॉइंट और नंबर लाइन अगर हम करें और ऐसे दिखाएंगे सी इज इक्वल ग्रेटर देन 0, सी इज स्मॉलर देन 0, सी इज ग्रेटर देन 0, और एक हम लोग चेक करते हैं हर बार सी इज इक्वल टू 0 पर। तो अगर हम लोग सी इज स्मॉलर देन 0 करेंगे, मतलब 0 के तो बराबर नहीं है ना, 0 के बराबर नहीं है तो फंक्शन यही हो जाएगा। तो ये हो जाएगा एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन 1/x। अब आप बताओ ये एक्स स्क्वायर क्या है? ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है या नहीं है? एंड पॉलिनोमियल फंक्शन इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस। उसके बाद आप देखो साइन 1/x, ये साइन 1/x क्या है? एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, और हमको पता है जो साइन एक्स है वो क्या होता है? कॉन्टिन्यूअस होता है जब x 0 ना हो। तो अगर x 0 होता तब ये दिक्कत करता ना, x तो 0 है नहीं। दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस बिकॉज इट्स अ पॉलिनोमियल फंक्शन। दिस फंक्शन इज अगेन कॉन्टिन्यूअस, इट्स अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, दोनों कॉन्टिन्यूअस है। सो बाय अलजेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूइटी हम क्या कह सकते हैं कि ये जो मेरा फंक्शन हो जाएगा ये क्या हो जाएगा? कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। फिर से वही बात, दो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन का प्रोडक्ट भी कॉन्टिन्यूअस होता है। अगर c 0 से बड़ा हो जाता है तो भी तो सेम बात हो जाएगी, क्योंकि नॉट इक्वल टू 0 पर इसने बोला है, तो चाहे 0 के लेफ्ट में जाओ चाहे 0 के राइट में जाओ फंक्शन तो सेम रहने वाला है। तो एफ एक्स इज इक्वल टू यहां पर भी क्या हो गया? साइन 1/x। सेम चीज है, कॉन्टिन्यूअस यहां पर भी हुआ था, प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्टिन्यूअस फंक्शन इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस। सेम बात यहां पर भी लिख देंगे, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा? कॉन्टिन्यूअस। क्लियर है? यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाते हैं जब हम c को 0 के बराबर ले लेते हैं, यानी हमने जो पॉइंट माना है वो क्या हो गया है? 0 हो गया है। अब अगर देखो ये 0 हो गया है तो अब हमको लिमिट निकालनी पड़ेगी कि नहीं? लिमिट, अब हमको पहले तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी पड़ेगी। अगर हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट को निकालते हैं तो फंक्शन मेरा क्या हो जाएगा? लिमिट टेंस टू 0, यहां पर हम लोग निकालते हैं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर साइन 1/x। लिमिट अगर हम लोग लगा देते हैं यहां पर तो ये हो जाएगा सी स्क्वायर साइन 1/c। अब देखो ये c की वैल्यू क्या है? 0 की तरफ अप्रोच कर रही है, तो c स्क्वायर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और साइन 1/c की जो वैल्यू है, तो देखो ये जो 1/c को तुम समझो, ये जो 1/c है और ये जो c है ये एग्जैक्टली 0 तो नहीं है, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट हम लोग निकाल रहे हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब क्या है कि हम 0 को लेफ्ट की तरफ से अप्रोच कर रहे हैं। ये 0 के कोई बहुत क्लोज वैल्यू है, जबकि 0 नहीं है, क्योंकि अगर ये 0 हो जाती है तो ये इसको नॉट डिफाइन कर देता। ठीक है, अगर ये वैल्यू 0 के बहुत क्लोज जा रही है तो 1/0 के बहुत क्लोज कोई वैल्यू लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? लगभग इनफाइनाइट बन जाना चाहिए। ये क्या बन जाना चाहिए? इनफाइनाइट। खैर, ये कुछ भी बने, हमको एक बात पता है कि जो साइन फंक्शन होता है उसकी वैल्यू जो होती है वो -1 से 1 के बीच में लाई करती है। ठीक है, अब ये फंक्शन अगर नॉट डिफाइंड नहीं हुआ है तो इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू रही होगी, और कुछ ना कुछ वैल्यू रही होगी -1 से 1 के बीच में रही होगी। क्या रही होगी ये मेरे लिए मैटर नहीं करता है, इसलिए नहीं करता है क्योंकि 0 इसको क्या कर देने वाला है? वैसे भी 0 कर देने वाला है। तो यहां पर जो वैल्यू आएगी वो कहीं ना कहीं -1 से 1 के बीच में रही होगी। हम इसको 0 से इंटू कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? 0 मिल जाएगा। आई होप यहां कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। अब इसी चीज को हम लोग अगर राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, हालांकि यहां पे लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकालने की जरूरत नहीं थी क्योंकि दोनों के लिए सेम फंक्शन है। ठीक है, एफ एक्स, लेकिन अब जब निकाल ही दिया है तो निकाल ही दो। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर साइन 1/x, लिमिट लगाएंगे सी स्क्वायर साइन 1/c। सेम काम यहां पर भी हो जाएगा, जब हम इसको इंटू करेंगे कितना आ जाएगा? ये 0 आ जाएगा। और अब जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर हो गई है तो हम फंक्शन की 0 पर भी वैल्यू फाइंड करेंगे, और फंक्शन की 0 पे वैल्यू कितनी है? 0 है। हम देख सकते हैं कि हमारा जो लेफ्ट हैंड लिमिट आया, राइट हैंड लिमिट आया और फंक्शन एट 0 आया, ये तीनों आपस में क्या है? इक्वल है। तो हम कह सकते हैं दैट दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट एवरी पॉइंट ऑन नंबर लाइन। आई होप यहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सिर्फ एक यहां पे डाउट उठता है कि ये 0 क्यों हुआ है, तो बस यहां पर ये ध्यान रखना है कि जो साइन 1/c है वहां पर जब हम लोग लिमिट लगाएंगे तो ये जो c है ये 0 के बहुत क्लोज वैल्यू आएगा, तो ये इसको इनफाइनाइट करेगा, नॉट डिफाइंड नहीं करेगा। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि 1 है और इसके बहुत क्लोज कोई 0.00001 करके ऐसे आया, तो यहां से जब हम पॉइंट हटाएंगे तो जितने डेसिमल प्लेसेस रहेंगे उतने ही 0 ऊपर बढ़ जाएंगे, यानी ये कुछ इस तरीके से वैल्यू बढ़ेगी। तो जितना 0 के क्लोज जाओगे ये वैल्यू बढ़ती जाएगी, यानी ये वैल्यू क्या हो जाएगी? इनफाइनाइट हो जाएगी।
वैल्यू इनफाइनाइट हो जाए, कुछ भी हो जाए, मैटर नहीं करता, क्योंकि साइन की वैल्यू रहेगी तो -1 से 1 के बीच में ही, यानी इसका आंसर कहीं ना कहीं -1 से 1 के बीच में ही आके लाई करेगा। और जब मैं उसको 0 से इंटू करूंगा तो ये 0 हो जाएगा, इसलिए उसकी जो वैल्यू है वो कोई खास फर्क यहां पर नहीं डालेगी। आई होप इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। 25, examine the continuity of function where f is defined by fx sin x minus cos x, x is not equal to 0 और x is equal to 0 पर -1 है। अब फिर से ऐसे समझो यार, ये कोई नंबर लाइन है, यहाँ पर 0 है, इधर अगर आप जा रहे हो तो फंक्शन मेरा क्या है, sin x माइनस cos x है, इधर भी जा रहे हो तो भी फंक्शन मेरा क्या है, sin x माइनस cos x है। तो इधर तो दोनों तरफ ये कॉन्टिन्यूअस रहने ही वाला है, क्योंकि फंक्शन क्या है, sin x माइनस cos x। sin x भी अपने आप में एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x, cos x भी अपने आप में एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x। तो इन दोनों का डिफरेंस भी क्या होने वाला है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होने वाला है। तो एक तो हम लोग सीधे सीधे ऐसे कर सकते हैं कि अगर हम लेट सी बी अ पॉइंट ऑन नंबर लाइन, एक नंबर लाइन पे कोई पॉइंट हम लोग सी मान लेते हैं, और हम कहते हैं कि भाई जब सी 0 से छोटा होगा तो मेरा फंक्शन क्या हो जाएगा, मेरा फंक्शन हो जाएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। अब जब मेरा फंक्शन साइन एक्स माइनस कॉस एक्स है, साइन एक्स इज अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, cos x is also a continuous function, so by algebra of continuity ये फंक्शन कैसा हो जाएगा, continuous हो जाएगा। इसी तरह से जब c 0 से बड़ा होगा तो भी मेरा फंक्शन क्या आने वाला है, sin x माइनस cos x ही आने वाला है, क्योंकि x इज नॉट इक्वल टू 0 पर ये है। तो चाहे तुम 0 के लेफ्ट जाओ, चाहे तुम 0 के राइट जाओ, ये फंक्शन sin x माइनस cos x ही तो होगा। जिस तरह से यहां पर हुआ, सेम प्रोसेस यहां पर भी है, क्योंकि दोनों के लिए फंक्शन तो सेम है ना, तो ये भी क्या हो गया, कॉन्टिन्यूअस हो गया। कैसे, बाय अलजेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूटी। और मेन पॉइंट क्या है, c इज इक्वल टू 0 पर है। यहां पर एक बात और ध्यान रखनी है कि अगर तुम चाहो तो इन दोनों को अलग अलग ना रख के सीधे सीधे एक बार लिख दो, व्हेन c इज, जैसे यहां इसको हटाओ, लिख दो व्हेन c इज नॉट इक्वल टू 0, और एक बार ये कर दो जिसमें c इज स्मॉलर देन और c इज ग्रेटर देन 0 भी कवर हो जाएगा। इसको इस तरह से 2 बार नहीं लिखना पड़ेगा, ये मैंने ऐसे समझाने के लिए तुमको, क्योंकि हर क्वेश्चन में मैं क्या कर रहा हूं कि स्मॉलर देन, ग्रेटर देन एंड एट 0, या जिस भी पॉइंट पे कॉन्टिन्यूटी चेक करना है वो बार बार कर रहे हैं, इसलिए मैं तीनों पॉइंट्स पे दिखा रहा हूं। अब c इज इक्वल टू 0 पर आ जाओ, 0 पे गड़बड़ करेगा, क्यों, क्योंकि जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे तो 0 के लेफ्ट में आएंगे, राइट हैंड लिमिट लेंगे तो 0 के राइट में जाएंगे, तो इसलिए यहां पर हमको निकालना पड़ेगा। तो लिमिट जब मेरा c कहां 0 की तरफ जा रहा है फंक्शन x, तो ये हो जाएगा लिमिट c टेंस टू 0, और मेरा फंक्शन क्या हो जाएगा, साइन एक्स माइनस ये तुम्हारा क्या है, कॉस एक्स। ठीक है, अब यार देखो पॉलिनोमियल फंक्शन है, सीधे सीधे 0 की तरफ जा रहा है, तो साइन 0 डालोगे माइनस कॉस 0 डालोगे तो कितना होने वाला है, ये साइन 0 माइनस कॉस 0। हमको पता है साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, कॉस 0 की माइनस कॉस 0 1 होती है, तो ये क्या हो जाएगा, 0 माइनस 1 -1 हो जाएगा। अब हम लोग अगर लिमिट यहां पर निकाले, कौन सी, राइट हैंड लिमिट, तो राइट हैंड लिमिट पर भी ये क्या होगा, फंक्शन सेम होने वाला है, तो यही चीज कॉपी कर दो। ठीक है, या तो दोनों को अलग अलग ना निकाल के सीधे एक ही बार में क्या निकाल दो, लिमिट निकाल दो। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ साइन 0 माइनस कॉस 0, 0 माइनस 1 बराबर -1। अब जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर आ गई तो हम लोग क्या निकालेंगे, फंक्शन की वैल्यू एट 0, और जब फंक्शन मेरा 0 है तो वैल्यू कितनी आ रही है, -1। अगेन LHL is equal to RHL is equal to f at 0, hence this function is continuous for every point on number line। क्लियर होता जा रहा है, कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। फाइंड द वैल्यूज ऑफ k so that the function f is continuous at the indicated point in exercises 26 to 29। यानी ये जो नेक्स्ट 4 क्वेश्चन है उसमें तुमको k की वैल्यू फाइंड करनी है। ऑलरेडी पता है कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, अब अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की उस पॉइंट पे वैल्यू जो होगी, ये तीनों अपने आप में बराबर होंगे। इसी का इस्तेमाल करते हुए हम लोगों को करना है। जनरली कोई भी फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होता है तो हम हमेशा वो इक्वल टू वाली वैल्यू लेते हैं। जैसे यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो अगर ये कॉन्टिन्यूअस है तो हम कहाँ पे चेक करेंगे, x इज इक्वल टू पाई बाई 2 को लेंगे, चेक नहीं करना है जनरली, पाई बाई 2 पे ही सीधे सॉल्व करेंगे। तो एट x इज इक्वल टू पाई बाई 2। अब देखो x इज इक्वल टू पाई बाई 2 पे फंक्शन की वैल्यू कितनी दे रखी है, फंक्शन की वैल्यू 3 दे रखी है। जब x इज इक्वल टू पाई बाई 2 है तो कितना है, ये 3 है। लेकिन अगर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है
तो ये जो वैल्यू आई है f एट पाई बाई टू, ये लिमिट एट पाई बाई टू, x टेंस टू पाई बाई टू, ये दोनों आपस में बराबर होना चाहिए। कोई भी फंक्शन अगर कॉन्टिन्यूअस होता है तो हम लोग क्या कहते हैं कि भाई LHL, RHL और उस फंक्शन की उस गिवन पॉइंट पे वैल्यू अगर ये तीनों बराबर आ रहे हैं, इसका मतलब मेरा फंक्शन कैसा है, कॉन्टिन्यूअस है, यही करते हैं। अगर LHL RHL नहीं तो सीधे सीधे हम क्या बोलेंगे कि लिमिट x टेंस टू a f x, ये और f a, यानी उस फंक्शन की लिमिट और उस फंक्शन की उस गिवन पॉइंट पे वैल्यू अगर ये दोनों बराबर हैं तो इसका मतलब ये फंक्शन कैसा है, कॉन्टिन्यूअस है। तो इस फंक्शन की पाई बाई टू पे हमको वैल्यू पता है, अगर हम पाई बाई टू पे इसकी लिमिट भी निकाल लें तो वो दोनों अपने आप में बराबर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये फंक्शन हमको ऑलरेडी पता है कि कॉन्टिन्यूअस है। अब देखो प्रॉब्लम ये है कि अगर हम लिमिट लगाएंगे और पाई बाई टू पुट करेंगे तो ये 2 इंटू पाई बाई टू क्या हो जाएगा, 2 2 कैंसिल हो जाएगा, पाई माइनस पाई क्या हो जाएगा, पाई माइनस अगर पाई करोगे तो जीरो हो जाएगा, और डिनोमिनेटर जीरो होते ही इसको क्या कर देगा, नॉट डिफाइंड कर देगा। इस केस में हम लोग क्या करते हैं, h इंट्रोड्यूस करते हैं। अब ये भी जिन लोगों ने 11th अच्छे से पढ़ा होगा उनको आइडिया होगा कि जब भी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते थे सपोज किसी पॉइंट a पर, तो हम लोग a माइनस एच करते थे, और राइट हैंड लिमिट के लिए a प्लस एच करते थे जहां h टेंस टू जीरो होता था। यहां सीधे सीधे हम लोग क्या करने वाले हैं, लिमिट फाइंड करने वाले हैं। तो हम लोग यहां पर लेट कर लेंगे कि मेरा जो x है यानी पाई बाई टू प्लस एच है। अब x चूंकि किधर टेंड कर रहा है, पाई बाई टू की तरफ, तो h किधर टेंड करेगा, h टेंड करेगा जीरो की तरफ। बात समझ में आ गई? क्योंकि भाई ये जीरो है, बहुत स्मॉल क्वांटिटी है, पॉजिटिव क्वांटिटी, बहुत छोटी सी क्वांटिटी है जो जीरो की तरफ अप्रोच कर रही है। ठीक, अब हम लोग आ जाते हैं लिमिट। लिमिट x टेंस टू क्या दिया हुआ था, पाई बाई टू, तो मेरा फंक्शन यही वाला लगेगा क्योंकि पाई बाई टू, ठीक है, टेंस टू पाई बाई टू है, यानी एग्जैक्टली पाई बाई टू तो है नहीं। तो मेरा जो फंक्शन होगा ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू पाई बाई टू कॉज x अपॉन पाई माइनस टू एक्स। अभी क्या बताया था कि जहां पर x टेंस टू पाई बाई टू है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जनरली यहां पर x टेंस टू जीरो या h टेंस टू जीरो कुछ इस तरह से होना चाहिए। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, h टेंस टू जीरो यानी लिमिट को h में बदलेंगे। तो जब ये h टेंस टू जीरो हो जाएगा तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहां पर पाई बाई टू प्लस h आ जाएगा। तो k कॉज, और x हमने क्या माना था, पाई बाई टू प्लस h अपॉन कहां गया, पाई माइनस टू एक्स, यानी पाई माइनस टू, और x की वैल्यू कितनी थी, पाई बाई टू प्लस एच। ये आप लोगों ने वैल्यू रख दी, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब जरा यहां पर आ जाओ, देखो k तो अपने आप में कांस्टेंट है, कुछ होना है नहीं। कॉस पाई बाई टू प्लस एच, कॉस 90 प्लस थीटा क्या होता था, माइनस साइन थीटा होता था। अगर ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा ध्यान से पढ़ी हो तो तुमको ये आइडिया होना चाहिए। तो कॉस पाई बाई टू प्लस एच, ये माइनस साइन एच हो जाएगा, तो माइनस के साइन एच हो जाएगा। अपॉन देखो यहां पर जब 2 पाई बाई टू से इंटू करेगा तो बचेगा पाई, और पाई माइनस पाई क्या हो जाएगा, जीरो, माइनस टू इंटू एच क्या हो जाएगा, माइनस टू एच। ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो जाएगा। के बाई टू कॉन्स्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, तो के बाई टू को तुम बाहर ले लो, और यहां पे लिमिट h टेंस टू जीरो साइन h बाई एच। अभी हम लोगों ने ये पढ़ा था, ये सीधी सीधी एक वैल्यू होती है लिमिट में, अगर आप लोगों ने पढ़ा हो कि लिमिट h टेंस टू जीरो साइन h बाई एच इज इक्वल टू 1 होता है। तो यहां से जब हम लिमिट लगा देंगे तो k बाई टू इंटू वन, ये बराबर क्या हो गया, k बाई टू हो गया। बात समझ में आ गई कि नहीं? ये हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अब हम लोगों ने क्या कहा था कि अगर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो उसकी ये लिमिट और फंक्शन की ये वैल्यू दोनों आपस में क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। यानी लिमिट x टेंस टू पाई बाई टू एफ एक्स जो है ये बराबर होना चाहिए किसके, f पाई बाई टू के। क्यों? क्योंकि फंक्शन कैसा है, कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी हमने निकाली, k बाई टू, एफ पाई बाई टू ऑलरेडी कितना आ गया था 3, तो k इज इक्वल टू सॉल्व करने पर कितना आ जाएगा 6। समझ में आ गई बात? नोट कर लो इसको। क्वेश्चन नंबर 27, फाइंड द वैल्यूज ऑफ के। वही फंक्शन है, के की वैल्यू निकालनी है उसी तरह से। एफ एक्स इज इक्वल टू दिया है 2 पर कॉन्टिन्यूअस है, 2 पर कॉन्टिन्यूअस है, इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों आपस में क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, या फंक्शन की वैल्यू कह लो। तो यहां पर एट एक्स इज इक्वल टू 2, तुम एक काम करो, सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लो। तो लिमिट
x टेंस टू 2, ये लेफ्ट हैंड लिमिट है, fx जब मेरी वैल्यू जो है वो 2 से अगर छोटी है तो फंक्शन क्या हो रहा है, के एक्स स्क्वायर, यहां पर मैं लिमिट लगा दूंगा तो k इंटू 2 स्क्वायर यानी कितना आने वाला है, 4k आने वाला है, ठीक है। और लिमिट x टेंस टू 2, ये कौन सी लिमिट है तुम्हारी, राइट हैंड लिमिट है। राइट हैंड लिमिट का मतलब 2 से बड़ी वैल्यू, 2 के राइट में जाएंगे, 2 के राइट में जाते ही फंक्शन क्या हो गया है, 3 हो गया है। तो लिमिट, और ये 3 पर अगर लिमिट लगेगी तो आंसर तो 3 ही आने वाला है। फॉर दिस फंक्शन बीइंग कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 2 क्या होना चाहिए, LHL और RHL ये दोनों आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, तभी फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा। LHL कितना निकल कर आया है, 4k, राइट हैंड लिमिट कितनी निकल के आई है, 3, k इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3/4। क्लियर है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन था, बहुत आसान था। क्वेश्चन नंबर 28, फाइंड, फिर वही k फाइंड करना है। यहां पर ये कॉन्टिन्यूअस है, x इज इक्वल टू पाई पे, फिर वही सेम चीज है। अगर ये पाई पे कॉन्टिन्यूअस है, इसका मतलब क्या हुआ कि पाई पे इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों आपस में बराबर होनी चाहिए। तो एट x इज इक्वल टू पाई हम लोग क्या निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट यानी वैल्यू मेरी 5 से छोटी है, अगर वैल्यू पाई से छोटी है तो फंक्शन मेरा क्या हो जाएगा, kx प्लस 1। तो लिमिट x टेंस टू पाई, ये कहां पर वैल्यू रखेंगे, kx प्लस 1 पे रखेंगे। लिमिट जब लगाएंगे तो x की जगह पाई रखेंगे, तो k पाई प्लस 1 हो जाएगा। उसके बाद हम लोग लिमिट x टेंस टू पाई, ये क्या है, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। राइट हैंड लिमिट यानी मेरी वैल्यू जब पाई से क्या हो जाए, राइट में चली जाए तो पाई से बड़ी हो जाएगी। वैल्यू अगर पाई से बड़ी होगी तो फंक्शन मेरा क्या हो जाएगा, x टेंस टू पाई, ये हो जाएगा cos x। और जब यहां पर हम लोग इंप्लीमेंट करेंगे लिमिट तो ये हो जाएगा cos पाई, और cos पाई की वैल्यू पता है कितनी होती है, -1 होती है। cos पाई कितना होता है, -1 होता है। फॉर दिस फंक्शन बीइंग कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू पाई, हम क्या कह सकते हैं कि हमारी जो लेफ्ट हैंड लिमिट है और राइट हैंड लिमिट है ये आपस में क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो k पाई प्लस 1 ये बराबर होना चाहिए राइट हैंड लिमिट -1 के, तो k पाई -1 प्लस 1 उधर जाएगा, -1 k पाई इज इक्वल टू -2, तो k इज इक्वल टू -2 अपॉन पाई, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर हो रहा है, कोई डाउट नहीं है, बहुत आसानी से लगते जा रहे हैं क्वेश्चन, कोई मुश्किल नहीं है। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अगर आप अच्छे से, थोड़ा सा अगर स्टार्टिंग के क्वेश्चंस आपने लगाए हैं तो बाद में यहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बस ये है कि स्टार्टिंग में आपको अलजेब्रिक पॉलिनोमियल्स मिल रहे थे, यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस मिल रहे हैं, यानी वहां पे अलजेब्रा थी, यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री है। बाकी चीजें सेम है कि भाई कॉन्टिन्यूअस है तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों आपस में बराबर होना ही चाहिए। अगर आपको बोलेगा कि नहीं आप चेक करो कॉन्टिन्यूअस है, तो आप शो करोगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर है और फंक्शन की उस पॉइंट पे वैल्यू भी बराबर है। लेकिन अगर ऑलरेडी दे देगा कि कॉन्टिन्यूअस है तो ये इंफॉर्मेशन आपके पास पहले से होगी, तो आप लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकालोगे, दोनों को इक्वल रख दोगे और अपनी k की वैल्यू निकाल लोगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 हो गया। अगेन सेम पैटर्न है, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, कहां पे x इज इक्वल टू 5 पे, तो हम एट x इज इक्वल टू 5 क्या करने वाले हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। लिमिट x टेंस टू, ये लेफ्ट हैंड लिमिट है fx, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब मेरा फंक्शन क्या है, 5 से थोड़ा सा छोटा है। 5 से अगर फंक्शन थोड़ा सा छोटा है यानी यहां पर क्या हो जाएगा, kx प्लस 1, यहां पर जब लिमिट लगा देंगे तो यह आ जाएगा 5k प्लस 1। उसके बाद हम लोग राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, तो राइट हैंड लिमिट क्या हो जाएगी, fx, जब मेरी वैल्यू 5 से थोड़ी बड़ी हो जाएगी तो वो राइट हैंड लिमिट है, 5 से बड़ी हो जाएगी तो मेरा फंक्शन क्या हो जाएगा, 3x माइनस 5, ये हो गया 3x माइनस 5। यहां पर जब हम लोग लिमिट लगा देंगे तो 3 इंटू 5 माइनस 5, 5 3 15 माइनस 5 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। समझ में आ गया। अब फिर वही चीज, फंक्शन x इज इक्वल टू 5 पे कॉन्टिन्यूअस है, इसलिए लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में बराबर होनी चाहिए। इसका मतलब 5k प्लस 1 ये इक्वल होना चाहिए किसके, 10k। तो 5k इज इक्वल टू 10 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 9, तो k इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9/5, और यही आपका आंसर होगा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 29। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। अब क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है, दैट फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b सच दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय fx, ये दिया हुआ है, व्हेन x इज स्मॉलर देन और इक्वल टू 2 तो कितना है, 5 है। अगर x 2 से बड़ा और 10 से छोटा है तो ax प्लस b है।
और अगर x के बराबर या x से बड़ा है तो फंक्शन क्या है 21। अब इसमें देखो मेन पॉइंट्स कौन कौन से हैं। मेन तो एक पॉइंट है तुम्हारा 2, क्योंकि 2 पे देखो लेफ्ट हैंड लिमिट अलग आएगी और राइट हैंड लिमिट अलग आएगी। और दूसरा 10 से छोटे पर ये है, 10 से बड़े होने पर 21 है। यानी ये जो क्रूशियल पॉइंट है तुम्हारे पास वो 2 है और 10 है। तो हम दोनों पॉइंट्स पर देखेंगे। सबसे पहले एट x = 2 तुम देख लो। अब मेन काम क्या है भाई, किसी भी फंक्शन पे देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों लगाते हैं कि नहीं, और वो दोनों आपस में बराबर भी होना चाहिए। तो यहां पर सबसे पहले हम लोग करते हैं लिमिट x टेंड्स टू 2 fx, यानी ये लेफ्ट हैंड लिमिट है, लिमिट x टेंड्स टू 2। अब अगर वैल्यू 2 से छोटी है तो फंक्शन मेरा क्या है 5, और 5 पे लिमिट लगेगी तो कितना आएगा 5 ही आएगा। लिमिट x टेंड्स टू 2, राइट हैंड लिमिट लगा रहे हैं। अब जब हम लोग राइट हैंड लिमिट लगाएंगे तो मेरी वैल्यू क्या हो जाएगी 2 से बड़ी हो जाएगी। 2 से बड़ी होते ही यहां पर क्या आ जाएगा ax + b, तो फंक्शन ये हो गया ax + b। और यहां पर जब हम लिमिट लगा देंगे तो ये कितना आ जाएगा 2a + b, क्योंकि x की जगह पर हमने 2 पुट कर दिया। अब आप ये बताओ x बराबर 2 पे ये कॉन्टिन्यूअस है, x बराबर 10 पे भी कॉन्टिन्यूअस है। अगर ये कॉन्टिन्यूअस है तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर होना चाहिए कि नहीं, इसलिए LHL और RHL बराबर होना चाहिए टू बी इट कॉन्टिन्यूअस एट x = 2। तो यहां से एक निकल के आया कि ये जो 2a + b है ये 5 के इक्वल होगा। अब यहां से वैल्यू नहीं पता चली, लेकिन हमको एक क्या मिल गया, इक्वेशन मिल गया। अब आ जाओ x = 10 पे। सबसे पहले लिमिट, ये कौन सी लिमिट है, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। यानी जब लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब क्या, कि मेरी वैल्यू 10 से हल्की सी छोटी है, 10 से छोटी है तो ax + b। यहां पर जब हम लोग लिमिट लगा देंगे x की जगह 10 तो कितना आ जाएगा 10a + b। उसके बाद हम लोग राइट हैंड लिमिट लगाएंगे। तो जब राइट हैंड लिमिट लगाएंगे तो ये हो जाएगा लिमिट, यानी जब मेरी वैल्यू 10 से क्या हो जाए हल्की सी बड़ी हो जाए। वैल्यू 10 से जैसे ही बड़ी होगी मेरा फंक्शन क्या है 21 है, 21 पे लिमिट लगेगी तो 21 ही आने वाला है। अब ये कॉन्टिन्यूअस है x = 10 पे, इसलिए जो तुम्हारा LHL है और RHL ये आपस में बराबर होना चाहिए, यानी ये दो वैल्यू सेम होनी चाहिए। तो 10a + b = 21 होना चाहिए। ये इक्वेशन नंबर 2 बन गया। अब ये दो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन तुम्हारे पास आ गए। इन दोनों को सॉल्व कर दोगे तो क्या मिल जाएगा तुम्हें, a और b की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये 10a + b 21 है, वहां से उठाओ 2a + b, और ये इक्वल टू कितना है 5 है। इसको सॉल्व कर दो, यहां पर b है यहां पर भी b है, दोनों का सेम जो साइन जो है वो क्या है दोनों का सेम है, तो सब्ट्रैक्ट कर दो। सब्ट्रैक्ट करने पर साइन क्या होता है बदल जाता है। ये तो कट गया, 10a में से 2a चला गया, कितना आया 8a। 21 में से 5 चला गया 16, तो a = यहां से कितना निकल कर आया 16/8, यानी 2 निकल कर आया। क्लियर है। ये वैल्यू ले जाके तुम पुट कर दो कहीं पर भी, वहां से a = 2 उठाओ, यहां पुट कर दो a की जगह पर। तो यहां पर अगर हम लोग पुट करें तो 2 × 2 + b = कितना है 5, तो 4 + b = 5, तो b = कितना निकल कर आएगा 1। बात समझ में आ गई। तो हमारा आंसर क्या हुआ, a = 2 और b = 1, यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं। सारे क्वेश्चंस आसानी से होते जा रहे हैं, कोई भी डाउट हो तो आप क्वेश्चन कर सकते हो। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पर। यहां कह रहा है शो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय fx = cos x² इज अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। यहां पे थोड़ा सा प्रॉब्लम ये आया कि ये जो है ये जो cos x² है थोड़ा सा कंपोजिट फंक्शन आ गया। क्या आ गया, कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन का मतलब ये होता है, जनरली ऐसे समझ लो कि फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन आ जाए, फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन आ जाए, ऐसे समझो। जैसे एक नॉर्मल फंक्शन अभी तक तुम पढ़ते चले आ रहे हो कि fx = कुछ भी दिया है, मान लिया ये x³ दे रखा है, fx = क्या दे रखा है x³। यहां पर आप कोई वैल्यू पुट कर देते थे, जैसे x की जगह मैंने 2 पुट कर दिया, तो ये क्या हो जाता था भाई 2 का क्यूब हो जाता था, और 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। एक तो इस तरह से हम लोग सॉल्व करते थे। लेकिन अगर इस x की जगह पे मैं एक और फंक्शन ही डाल दूं सीधे सीधे, जैसे x की जगह मैं क्या डाल दूं cos x, तो ये पूरे x को कौन रिप्लेस करेगा, cos x रिप्लेस करेगा, तो ये cos³ x हो जाएगा। बोलो होगा कि नहीं होगा। अब अगर ये cos x कोई और फंक्शन है, मान लिया gx है, इस cos x का नाम क्या है इस फंक्शन का, सपोज gx, तो इसी बात को मैं क्या बोलूंगा f gx, ठीक है। यानी फंक्शन ऑफ gx, ये क्या है फंक्शन ऑफ x, ये क्या है फंक्शन ऑफ gx। जिस बात को हम लोग कैसे लिखते हैं, ऐसे फॉग लिखते हैं, इसको क्या लिखते हैं
फॉग यानी फंक्शन ऑफ जी, ठीक है, इस फंक्शन का ये फंक्शन है। या अगर मैंने लिखा गॉफ तो इसका मतलब क्या होगा, ये मेरा मेन फंक्शन है और इसके अंदर जहां पे तुम x लिखते थे वहां पे यही फंक्शन लिखा हुआ है fx, इसका मतलब होता है गॉफ, ठीक है। फॉग का मतलब क्या होगा, जैसे fx लिखते थे तो इस x को इस फंक्शन से रिप्लेस कर दो यानी एफ जी एक्स, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फॉग बोलते हैं, ठीक है। थोड़ी सी दिक्कत आ रही होगी समझने में क्योंकि कंपोजिट फंक्शन पढ़ा नहीं है, मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। देखो ऐसे समझो, यहां पर एक फंक्शन दिया है एफ एक्स इज इक्वल टू, मान लो दिया है एक्स स्क्वायर, क्या दिया हुआ है एक्स स्क्वायर, और दूसरा फंक्शन दिया हुआ है जी एक्स, ठीक है, और जी एक्स क्या दिया हुआ है, सपोज कॉज एक्स, ठीक, यानी ये एक अलग फंक्शन हो गया और ये एक अलग फंक्शन हो गया। अब मुझे फॉग निकालना है, क्या निकालना है, फॉग। तो फॉग का मतलब होगा फंक्शन ऑफ जी एक्स, ठीक है, यानी x की जगह पे मुझे जी एक्स को रिप्लेस करना है। अब देखो f ऑफ जी एक्स, इसको क्या पढ़ेंगे, f ऑफ जी एक्स यानी फॉग f ऑफ जी एक्स। अब एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर था, x को मैंने किससे रिप्लेस किया, यहां पर देखो x को मैंने सीधे सीधे जी एक्स से रिप्लेस कर दिया है, तो यहां पर भी जो x है वो भी किससे रिप्लेस हो जाएगा, जी एक्स से रिप्लेस हो जाएगा। और जी एक्स की वैल्यू क्या दी हुई है, कॉज एक्स दी हुई है, तो जब यहां पे मैं कॉज एक्स पुट करूंगा तो यही क्या बन जाएगा, कॉज स्क्वायर एक्स बन जाएगा। बात समझ में आ गई कि नहीं। इसी तरह से अगर मुझे गॉफ निकालना होता, क्या निकालना होता, गॉफ यानी जी ऑफ एफ एक्स निकालना होता, तो मैं यहां पे लिखता जी और यहां पे लिखता एफ एक्स यानी ये फंक्शन, ठीक है। अब मेरा जी वाला फंक्शन कौन सा है, मेरा जी वाला फंक्शन ये है, यहां x की जगह पे सीधे सीधे एफ एक्स को डाल दिया गया है, यानी x की वैल्यू की जगह पर एफ एक्स डालो और एफ एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर है, तो मुझे यहां x की जगह पे क्या पुट करना है, एक्स स्क्वायर पुट करना है, तो ये फंक्शन क्या बन जाएगा, cos x स्क्वायर बन जाएगा। इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, कंपोजिट फंक्शन बोलते हैं, जब फंक्शन के ऊपर एक और फंक्शन लग जाए। यानी ये जो x हम लोग यहां पे लेते थे, यहां पर नॉर्मल वैल्यूज की जगह अगर हम दूसरा फंक्शन ला के रख दें तो उसको हम क्या बोलते थे, कंपोजिट फंक्शन बोलते थे। ये फॉग और गॉफ वाली बात समझ में आ गई है नहीं। अब इससे एक और कॉन्सेप्ट निकल कर आता है, वो तुम ध्यान रखो और उसी पर बेस्ड ये क्वेश्चन हो जाएगा। जब दो फंक्शन दिए हो और दोनों कॉन्टिन्यूअस हो, दो फंक्शन दिए हो और दोनों क्या हो, कॉन्टिन्यूअस हो, ठीक है, तो जो उनसे बनने वाला कंपोजिट फंक्शन होगा वो भी कॉन्टिन्यूअस होगा। जैसे एक फंक्शन है मेरा, एक फंक्शन है मेरा सपोज एफ एक्स और दूसरा फंक्शन क्या है मेरा, जी एक्स या एच एक्स कोई भी, या पी एक्स जो मानना है मानो। एक फंक्शन मेरा ये है सपोज साइन एक्स और एक फंक्शन मेरा ये है कॉज एक्स, ठीक है। और ये दोनों फंक्शन जो है ये अपने आप में कॉन्टिन्यूअस है, तुमको पता है कि साइन एक्स इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स एंड cos x इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूअस फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x। तो ये भी अपने आप में कॉन्टिन्यूअस है, ये भी अपने आप में कॉन्टिन्यूअस है। अगर इन दोनों फंक्शन से मैं एक कंपोजिट फंक्शन बना दूं यानी f ऑफ जी एक्स बना दूं, जिसको मैं फॉग बोलूंगा, फॉग का मतलब f ऑफ जी एक्स, तो ये भी अपने आप में क्या होगा, हमेशा कॉन्टिन्यूअस होगा। या फिर मैं चाहे गॉफ बना दूं, गॉफ का मतलब क्या होगा, g ऑफ एफ एक्स, यानी यहां पर जहां पर x है वहां पर हमें जैसे जी एक्स, गॉफ का मतलब क्या, x की जगह में एफ एक्स रख दूंगा, और एफ एक्स फॉग का मतलब x की जगह में क्या डाल दूंगा, जी एक्स की वैल्यू डाल दूंगा। बात समझ में आ रही है। तो अगर दो फंक्शन दिए हैं और ये दोनों के दोनों कॉन्टिन्यूअस हैं तो इनसे बनने वाला जो कंपोजिट फंक्शन होगा वो भी कॉन्टिन्यूअस होगा। आई होप यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड ये क्वेश्चन है और बहुत ही आसानी के साथ होने वाला है, बस थोड़ा ध्यान से समझना। ये जो बात मैंने बताई अगर ये समझ में आ गई हो तो बहुत आसानी से हो जाएगा। अब यहां पर देखो, इन्होंने फंक्शन दिया है cos x स्क्वायर, ये इन्होंने एक फंक्शन दे दिया है cos x स्क्वायर, ठीक है। अब ये देखो दो फंक्शन है यहां पे, एक तो cos वाला फंक्शन है और ये x स्क्वायर वाला फंक्शन है, यानी ये कंपोजिट फंक्शन है, दो फंक्शन का ये मिक्सचर है। तो अगर मैं इसको अलग अलग करूं, तुम इस फंक्शन को अलग अलग कर दो, कैसे, मान लिया एक को मान लो तुम hx, तो मैंने hx मान लिया, ये हो गया तुम्हारा cos x, और दूसरा मैंने क्या मान लिया, gx बराबर क्या है, x स्क्वायर है। अगर मैं इन दोनों को मर्ज कर दूं, ध्यान से देखो, अगर मैं इन दोनों को मर्ज कर दूं तो इसको मैं क्या बोलूंगा, हॉग बोलूंगा कि नहीं बोलूंगा, हॉग बोले तो
एच ऑफ जी एक्स। एच ऑफ जी एक्स का मतलब क्या? एच ऑफ जी एक्स, यही मतलब हुआ। यानी एच वाले फंक्शन में एक्स की जगह पे मुझे सीधे सीधे जी एक्स को लाके डाल देना है। समझ रहा ध्यान से? तो ये हो गया एच, यहां पर मैं हॉग निकाल रहा हूं एच, और जी एक्स की वैल्यू अगर मैं डालूंगा यहां पर, तो जी एक्स की वैल्यू यानी जी एक्स इज इक्वल टू ये हो जाएगा कॉस, और एक्स की जगह मैं क्या डाल रहा हूं? जी एक्स डाल रहा हूं। और जी एक्स की वैल्यू कितनी दे रखी है? बोलो, जी एक्स की वैल्यू दे रखी है, जी एक्स का है, हाँ, जी एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर दे रखी है, तो ये क्या बन के आ जाएगा? कॉस एक्स स्क्वायर बन के आएगा कि नहीं आएगा? तो हॉग बराबर कॉस एक्स स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? बात समझ में आ रही है या नहीं? इसी चीज का यहां पर इस्तेमाल हम लोगों ने किया। हमने कहा कि एच एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स है, इसको मैंने लेट किया, और इसको भी, मतलब इन दोनों बातों को मैंने लेट किया। ठीक है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन या कंपोजिट फंक्शन बन रहा है कॉस एक्स स्क्वायर। तो ये कुछ और नहीं है, ये क्या बन रहा है? एच हॉग, यानी एच ऑफ जी एक्स बराबर कितना निकल कर आ रहा है? कॉस एक्स स्क्वायर निकल कर आ रहा है, जब मैं इन दोनों को यहां से कंबाइन कर रहा हूं। तो मैं क्या बोलूंगा? बिकॉज एच एक्स यानी दिस फंक्शन इज अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, बिकॉज इट्स अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, and trigonometric function is always continuous in its domain. gx is also a continuous function. क्यों? क्योंकि ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, और पॉलिनोमियल फंक्शन हर एक पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस होता है। तो जब ये दोनों फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हैं, तो इनके कॉम्बिनेशन से जो कंपोजिट फंक्शन बन के तैयार होगा, चाहे वो एच ओ जी यानी एच ऑफ जी एक्स हो या जी ऑफ एच एक्स हो, वो भी अपने आप में क्या होगा? कॉन्टिन्यूअस होगा। तो इसलिए दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। बोलो, बात समझ में आ गई कि नहीं? मैंने एच एक्स लिखा, जी एक्स लिखा, और एच ओ जी ये लिख दिया। अगर तुमको नहीं समझ में आ रहा है और कैसे इलेबोरेट किया जाए इसको, और कैसे अच्छे से लिखा जाए, तो लिख देना, बिकॉज एच एक्स यानी दिस फंक्शन एच ऑफ एक्स इज अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, एंड जी ऑफ एक्स इज ऑल्सो अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, हेंस एच ओ जी शुड बी अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। दिस हेंस fx is equal to cos x square is a continuous function. क्लियर है? अब चलते हैं नेक्स्ट पर। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर, ये कौन सा है? 32। क्वेश्चन नंबर 32 फिर से देखो, पिछली बार cos x स्क्वायर था, इस बार क्या है? cos x पे मॉड लगा हुआ है, यानी दो फंक्शन का ये कॉम्बिनेशन है, कॉम्पोजिट है। एक तो cos x तुम्हारा एक फंक्शन है, और दूसरा क्या है तुम्हारा? मॉड x है। ठीक है, तो हम लेट कर लेते हैं, दो फंक्शन को ब्रेक कर लेते हैं। किसको किसको ब्रेक करते हैं? हम कहते हैं कि एक फंक्शन है मेरा जी एक्स, जो कि क्या है? कॉस एक्स है, और एक फंक्शन है मेरा एच एक्स, इसका मतलब ये क्या है? मॉड एक्स है। बात समझ में आई? ये दो फंक्शन दिया है, इन दोनों का कंपोजिट करना है, इन दोनों का कंपोजिट करना है। अब ध्यान से समझो, अगर ये होता कॉस मॉड एक्स, इस तरह से अगर कहीं लिखा होता कॉस मॉड एक्स, तो मैं इसको इसके अंदर इंटर कराता, क्योंकि x की जगह पे ही मैं वैल्यू रिप्लेस करता हूं। जब भी कोई वैल्यू या किसी फंक्शन की जगह फंक्शन पुट करना है, तो ऐसे ही तो करेंगे भाई। जैसे मुझे यहां पे निकालना होता g30, तो मैं x की जगह क्या पुट कर देता? 30 पुट कर देता। यही तो करते हैं। मुझे निकालना होता g मॉड x, तो मैं x की जगह रख देता, तो ये cos मॉड x हो जाता। लेकिन नहीं, मुझे मॉड के अंदर cos x चाहिए। इसका मतलब cos x को मुझे कहां इंटर कराना है? इधर इंटर कराना है। बात समझ में आई? मॉड के अंदर cos x को ले जाना है, मतलब अगर मैं x की जगह cos x ले लूं, तो यहां पर भी x की जगह क्या आ जाएगा? cos x आ जाएगा। यानी मुझे x की जगह अगर cos x रखना है, इसका मतलब कि ये जो x है, इसकी जगह पे मुझे ये वाला फंक्शन रखना है कि नहीं रखना है? gx, यही वाला तो फंक्शन रखना है। अब अगर मैं यहां पर भी रख दूंगा मॉड, इसके अंदर मुझे कौन सा फंक्शन रखना है? gx को रखना है, और ये कुछ और नहीं है, gx बराबर क्या है? cos x है कि नहीं है? तो ये हो गया cos x। h ऑफ gx, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? हॉग, और ये बराबर क्या हो गया? cos x हो गया। अब वही वाली बात, gx इज इक्वल टू cos x, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है कि नहीं है? cos x इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x, mod x इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x, gx भी कॉन्टिन्यूअस है, hx भी कॉन्टिन्यूअस है। तो इन दोनों से बनने वाला जो कंपोजिट फंक्शन होगा, चाहे वो g ऑफ h हो, चाहे वो h ऑफ g हो, वो दोनों क्या होंगे? कॉन्टिन्यूअस होंगे। इसलिए जो तुम्हारा h o g है, ये भी क्या हो जाएगा? एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन हो जाएगा। बोलो, बात समझ में आ गई कि नहीं? थोड़ा सा अगर नहीं भी समझ में आया है,
तो क्वेश्चन नंबर 31 में एक बार HOG और GOH वाला कॉन्सेप्ट फिर से अच्छे से समझ लेना बैक जाके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 पे आना। ठीक है, अब आ जाओ 33। एग्जामिन दैट साइन मॉड एक्स इज अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। अभी मैंने एक्सप्लेन किया था लास्ट वाले क्वेश्चन में एग्जांपल लेके कि अगर कॉस मॉड एक्स होता तो क्या होता। फिलहाल ये ऐसे समझ लो, ये कॉम्बिनेशन है फिर से दो फंक्शंस का। कौन कौन से फंक्शन का? एक फंक्शन ले लो तुम एफ ऑफ एक्स जो कि क्या है, साइन एक्स है। ठीक है, दूसरा फंक्शन ले लो तुम जी ऑफ एक्स जो कि मॉड एक्स है। बात समझ में आई कि नहीं? अगर मुझे मॉड साइन एक्स चाहिए होता, जैसा कि पिछले क्वेश्चन में मॉड कॉज एक्स चाहिए था, तो मैंने एफ एक्स को ले जाके इसमें इंटर कराया था। लेकिन इस बार मुझे क्या चाहिए, साइन और एक्स की जगह पे मॉड एक्स चाहिए। मतलब मुझे इसको इसके अंदर इंटर कराना है। इसका मतलब मुझे कुछ और नहीं करना है, मुझे क्या निकालना है, फॉग निकालना है। यानी एक्स की जगह पे मुझे जी एक्स चाहिए। बोलो, एक्स की जगह अगर मैं मॉड एक्स ले आऊं तो ये साइन मॉड एक्स बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? मतलब f और मुझे x की जगह क्या रिप्लेस करना है, gx को रिप्लेस करना है। बात समझ में आई? तो ये हो जाएगा साइन, और x की जगह मुझे क्या रिप्लेस करना है, g ऑफ x। g ऑफ x कुछ और नहीं है, मॉड x है। तो ये साइन मॉड x बना कि नहीं बना? और ये जो f ऑफ gx है इसी को तो हम लोग फॉग बोलते हैं, फंक्शन ऑफ g, f ऑफ g। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? फिर से वही चीज, एफ एक्स इज अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। क्यों? साइन एक्स इज कॉन्टिन्यूअस फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स, mod x is continuous for every value of x, these two function are continuous, तो इनसे बनने वाला जो कंपोजिट फंक्शन होगा वो भी continuous होगा। so this is a continuous function। आई होप कोई, देखो तीनों क्वेश्चंस बिल्कुल सिमिलर पैटर्न के हैं, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। दो फंक्शन, आप इसको दो फंक्शन में ब्रेक करो, दोनों को दिखाओ कि भाई ये दोनों कंटिन्यूअस हैं, तो इनसे इनसे जो बनने वाला फंक्शन होगा यानी जो कंपोजिट फंक्शन होगा वो भी कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 33। एक क्वेश्चन और बचा हमारा। अब आ जाओ लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, 34 क्वेश्चन है। फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ डिफाइंड बाय मॉड एक्स माइनस मॉड एक्स प्लस 1। अब यार एक बात बताओ, जब चैप्टर स्टार्ट किया था उसके बहुत स्टार्टिंग में ही बताया था पॉलिनोमियल फंक्शन हमेशा क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। मॉड्यूलस किसी भी फंक्शन का हमेशा क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। यानी मॉड्यूलस फंक्शन इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस, पॉलिनोमियल फंक्शन इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस इन इट्स डोमेन। और अलजेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूटी से ये बताया था कि अगर दो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हैं तो उनका एडिशन, उनका सब्ट्रैक्शन, उनका मल्टीप्लिकेशन और उनका डिवीजन भी कॉन्टिन्यूअस होगा। सिर्फ डिवीजन वाले केस में क्या ध्यान देना है कि डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? अब ये देखो, ये क्या है, ये दो फंक्शन का सब्ट्रैक्शन है कि नहीं है। एक फंक्शन तुम्हारा ये मॉड्यूलस ऑफ एक्स है, ये भी क्या है, मॉड एक्स प्लस 1 है। ये अपने आप में कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है कि नहीं है? क्योंकि ये मॉड लगा हुआ है, मॉड्यूलस फंक्शंस आर कॉन्टिन्यूअस। तुम चाहो तो इसको दो अलग अलग फंक्शन बना के लिख लो भाई। जैसे इसको लिख लो कि जी एक्स, भाई ज्यादा है, इसको लिख लो जी एक्स इज इक्वल टू क्या, मॉड एक्स। और इसको तुम एक और फंक्शन मान लो, ये क्या है तुम्हारा एच एक्स, इसको मान लो तुम एक्स प्लस 1। ठीक है, हालांकि ऐसे ही लिख देते कोई प्रॉब्लम नहीं थी। इसको मैंने कहा, अब यहां तुम क्या लिख दोगे, बिकॉज एवरी मॉड्यूलस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस फॉर इट्स डोमेन। ठीक है, एवरी मॉड्यूलस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, इतना भी लिखोगे चलेगा। ठीक है, एवरी मॉड्यूलस फंक्शन इज अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, हेंस gx इज अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, hx इज ऑल्सो अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। क्योंकि भाई दोनों मॉड्यूलस फंक्शन है, इस पे भी मॉड लगा है, इस पे भी मॉड लगा है, ये भी मॉड्यूलस फंक्शन है, ये भी मॉड्यूलस फंक्शन है, ये भी कॉन्टिन्यूअस है, ये भी कॉन्टिन्यूअस है, तो दोनों का सब्ट्रैक्शन भी क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। बिकॉज यहां लिख दो भाई gx एंड hx बोथ आर मॉड्यूलस फंक्शन, दोनों क्या है, मॉड्यूलस फंक्शन है। एंड वी नो दैट मॉड्यूलस फंक्शंस आर कॉन्टिन्यूअस। बोलो, आप जानते हैं कि फंक्शन कैसा होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है। इसलिए बाय, यहां पे क्या लिख दो, अलजेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूटी। भाई जब जी एक्स भी हो गया कॉन्टिन्यूअस, एच एक्स भी हो गया, तो जी एक्स माइनस एच एक्स इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूअस।
बात खत्म हो गई। हेंस इसको लिख दो, एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स माइनस मॉड एक्स प्लस 1 इज अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। ये हो गए, ठीक है। तो आज हम लोगों ने एक्सरसाइज 5.1 कवर कर लिया, उसके 34 क्वेश्चन थे, सारे के सारे कवर हो गए। सबसे बड़ी एक्सरसाइज आई थिंक इस चैप्टर में यही थी जिसमें ज्यादा क्वेश्चंस थे। ये 34 क्वेश्चंस हो जाने के बाद आज आप इसको कवर करोगे। कल की वीडियो में आपको मिल जाएगा एक्सरसाइज 5.2, ठीक है, और परसों 5.3। तो रेगुलर कोशिश करेंगे अगले 3-4 दिनों में ये जो कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी है इसका सारा सोल्यूशन आपको प्रोवाइड हो जाए विद इन नेक्स्ट 4-5 डेज, ठीक है। तो आई होप इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप पूरे 34 क्वेश्चन आराम से देखो, बहुत ही आसानी से एक्सप्लेन किया है, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। इन केस कोई दिक्कत आती है तो आप क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। तो अब मिलते हैं एक्सरसाइज 5.2 में। थैंक यू।